देखो स्टूडेंट्स, हमने 3.1 को कर लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। अब हम 3.2 को स्टार्ट करेंगे। 3.2 में जो आपका पहला प्रूफ है वो है कोशी's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है, एग्जाम में कई बार स्टेट एंड प्रूफ आ जाता है। स्टेट एंड प्रूफ कोशी's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, तब आपको इसकी स्टेटमेंट भी खुद ही लिखनी होती है और इसका प्रूफ भी खुद ही देना होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि 2 मार्क्स वालों में इनकी स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो इसकी स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी पड़ेगी और इसका प्रूफ तो करना ही है आपको। A necessary and sufficient condition for a series to converge is that each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब क्या कह रहा है, नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब है कि आपको कन्वर्स भी ट्रू दिखाना है। ठीक है, क्या सीरीज़ है हमारे पास, ये सीरीज़ है an। सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी, अगर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, टर्म्स आ रही है इस सीरीज़ की। कौन सी टर्म्स आ रही है हमारे पास इस सीरीज़ की, वो टर्म्स आ रही हैं, वो m हम चूज़ कर रहे हैं जो क्या है n से छोटे और m के बराबर है। ठीक है, इन सब का मॉड्यूलस क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। ये am+1 हम टर्म कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं कि ये जो m है ये क्या है, इस n से या तो छोटा है या फिर इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो ये एक्सप्रेशन लेस देन एप्सिलॉन होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन एप्सिलॉन है तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ऐसे प्रूव करना है हमको कि दोनों ही तरीक़ों से करना है, क्योंकि हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों के लिए दिखाना है, कन्वर्स पार्ट भी इसका ट्रू दिखाना है। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ जो है वो हम कैसे करेंगे। let Sn denote the partial sum of first n terms of series summation n1 to infinity an। ठीक है, Sn डिनोट करता है पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज की। Sn किसको डिनोट करता है, इस सीरीज़ की पार्शियल सम को। ठीक है, तो अब अगर Sn पार्शियल सम है तो Sn को आप क्या लेते थे हमेशा, कि इसकी स्टार्टिंग की जो n टर्म है ना ये उनका सम होता था। जैसा कि मैंने आपको 3.1 में बताया था कि जब भी हम चेक करते थे कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, तो हम क्या करते थे, हम Sn को लिखते थे, जहाँ पर Sn क्या होता था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, और Sn में हम लिखते क्या थे, स्टार्टिंग की n टर्म्स का सम लिखते थे। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखो ये हमने Sn लिखा, द सीरीज n1 to infinity an is converges। ये जो हमारे पास सीरीज होती है ये कन्वर्जेस कब होती है, इफ एंड ओनली इफ द सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस। ये भी आपने 3.1 में पढ़ा था कि मैं इस सीरीज़ को कन्वर्जेस कब कहती थी, कि जब इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता था। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रहा है तो डाइवर्ज कर रही है। तो उसी को मैंने लिख दिया कि सीरीज़ को हम कन्वर्जेंट कब कहेंगे, कि ये कन्वर्जेस है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है। ठीक है, और ये सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी, दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये सीक्वेंस if and only if by Cauchy's general principle of convergence of sequence for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of Sn minus Sm less than epsilon for all n greater than equal to m। देखो ये कहाँ से आया, यहाँ तक सबको समझ में आया कि हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज कब करती है, जब इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है। ठीक है,
तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये तो मैं आपको 3.1 में भी बता चुकी हूँ कि ये सीरीज़ हमारे पास कब कन्वर्ज करती है, जब इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करे। और अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, अगर ये कन्वर्जेंट है, देन बाय Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus Sn less than epsilon होता है for all n greater than equal to m। अब ये चीज़ कहाँ से आई, ये आई है आपकी सेकंड चैप्टर में से, पेज नंबर 2.70 पे है ये स्टेटमेंट इसकी। क्या है ये स्टेटमेंट, देखो ये रही स्टेटमेंट, Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, किसी भी सीक्वेंस, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, कब करेगी वो, इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ Cauchy सीक्वेंस। इसका मतलब है अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो वो Cauchy होगी, अगर वो Cauchy है तो वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो हमें हमारे जो सीक्वेंस है वो क्या गिवन है, हमें हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेस गिवन है ना। यहाँ से हमने क्या कह दिया कि Sn जो है वो कन्वर्जेस है, और अगर ये कन्वर्जेस है तो ये Cauchy भी होगी, तो मैंने आगे वही लिखा है कि अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो ये Cauchy भी होगी। अब Cauchy सीक्वेंस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। Cauchy सीक्वेंस क्या होती है, देखो Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन ये रही कि किसी भी सीक्वेंस को आप Cauchy सीक्वेंस कब कहते हो, Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट, इस तरीके से भी स्टेट करते हैं हम इसको कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that an minus am क्या हो, less than epsilon। तो मैंने यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, सिर्फ नोटेशन को चेंज किया। देखो यहाँ पर मैं सीक्वेंस ए एन ले रही थी, वो कन्वर्ज कब करेगी, अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी, और अगर वो सीक्वेंस इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है तो वो कन्वर्ज करेगी। इस स्टेटमेंट से मुझे यही पता लगता है कि कन्वर्ज कर रही है तो वो इस कंडीशन को होल्ड करेगी, इस कंडीशन को होल्ड कर रही है तो वो कन्वर्ज करेगी, है ना। तो ए एन मुझे यह सीक्वेंस गिवन थी, यहाँ पर मैंने क्या करा, नोटेशन को चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने अपनी सीक्वेंस को किससे डिनोट किया, एस एन से, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन में क्या लिख सकती हूँ कि एस एन माइनस एस एन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, ठीक है। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे, आगे हम क्या लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 2.70 पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, किसी भी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेस कब कहते हैं, जब वो Cauchy होती है, और अगर वो कन्वर्जेस है तो आप इस वाली डेफिनेशन को लगा सकते हो, ठीक है। Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन भी यही होती है, चाहे उसको Cauchy सीक्वेंस बोल दो और चाहे इस तरीके से मैथमेटिकली लिख दो, सेम ही बात होती है, ठीक है। तो Sn माइनस Sn क्या है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ पर जो Sn है वो क्या है आपके पास, a1 प्लस a2 प्लस an तक। सिमिलरली Sm क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर n है तो ये n आ गया इधर लास्ट में, यहाँ पर m लूँगी तो लास्ट में क्या आएगा, m आएगा, माइनस a1 माइनस a2 माइनस am तक। और आपने लिया क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब यहाँ पर n तो बड़ा है और m क्या है, छोटा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब m छोटा है और n बड़ा है, ये सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, और सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, am प्लस 1 प्लस am प्लस 2 अप टू an लेस देन एप्सिलॉन। अब ये कैसे हुआ, देखो ये कैसे बचा हमारे पास, हम लेके क्या चले थे कि हमारे पास n जो है वो बड़ा है और m जो है वो छोटा है, ठीक। अगर n बड़ा है और m छोटा है तो देखो आप क्या लिख सकते हो, n के बड़े होने का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या है कि यहाँ जब हम m तक टर्म्स लिख रहे हैं तो हमारे पास जो m तक की टर्म्स है वो पहले ही आ चुकी होंगी ना। m छोटा होने का मतलब यही है ना कि m तक की जो टर्म्स है वो आ चुकी होंगी। जैसे अगर मैं इसको लिखूँ, अगर मेरे पास n बड़ा है और m छोटा है तो मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, a1 प्लस a2 प्लस an, ठीक है। और फिर जैसे मैंने लिखा, अब an से पहले आया क्या होता है ना, a1 a2 an से पहले am भी आया होगा, बिल्कुल आया होगा ना, क्योंकि m को क्या ले रही हूँ, छोटा ले रही हूँ, m से आया होगा। am प्लस 1 भी आया होगा, am प्लस 2 भी आया होगा,
ए एम प्लस 3, मतलब सारी की सारी एम की जितनी भी टर्म्स हैं वो सब आ जाएंगी और फिर लास्ट में कहीं जाके ए एन आया होगा। ये लिखने का मतलब यही है ना कि हमारे पास जो हमारा ए एन है वो ए एन से पहले आया होगा। क्यों? क्योंकि एम क्या है, छोटा है एन से, इसीलिए ए एम जो है वो ए एन से पहले आया होगा। तो ये सारे टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बच क्या जाएगा हमारे पास, ए एम प्लस 1, ए एम प्लस 2, ए एम प्लस 3 और लास्ट में क्या बचेगा, ए एन बचेगा। और यही मैंने लिखा है और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ था इसका। और इसमें आप ये वाली कंडीशन को दिखाना, क्योंकि हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों के लिए काम करना था, इसलिए हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया। ठीक है, कि इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू होगा, हेंस द रिजल्ट। ठीक है, तो इस थ्योरम में आपने क्या किया, पहले मैंने लिखा कि एस एन जो डिनोट करता है वो किसको डिनोट करता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को। ठीक है, और इसमें एस एन में हम क्या लिखते हैं, 1 से n तक के टर्म को सम करके लिखते हैं। ये मैंने आपको 3.1 में बताया था। और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है, अगर आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। आप हर बार इसी से ही चेक करते थे ना कि अगर आपके पास ये एस एन कन्वर्जेंट है तो आप कह देते थे कि आपके पास सीरीज़ कन्वर्जेंट है, बस उसी का यूज़ किया। तब आपको यहाँ से ये पता चला कि आपके पास एस एन जो सीक्वेंस है ना वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रही है। अगर वो कन्वर्जेंट है इट मीन्स वो कोशी भी होगी। पेज नंबर 2.70 से आपको पता लगा। अब इफ एंड ओनली इफ बाय कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, उसमें यही था ना कि कोशी जनरल प्रिंसिपल को हम इस तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं कि कि आपके पास जो सीक्वेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट एस एन माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन। एक बार इस डेफिनेशन को वहाँ पीछे कंपेयर करो, करके देखो क्या मिलता है आपको। जैसे मैंने पेज निकाला 2.70, ये स्टेटमेंट पढ़ने की बजाय आप इसकी ये स्टेटमेंट पढ़ना रिमार्क वाली। क्या कह रहा है, इस सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस, देखो मैंने ये जो लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पर जो मैंने देखो अपनी जो लैंग्वेज लिखी उसको और इसको मैच करो कि हम रिमार्क में क्या कह रहे हैं कि कोशी जनरल प्रिंसिपल को ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये क्या है कि किसी भी सीक्वेंस को अगर आप कन्वर्जेस बोल रहे हो, तो जैसे मैंने क्या कहा कि मेरी एस एन कन्वर्जेस है, मैंने बोला ना ये अगर ऐसा है तो फिर क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो मैंने आगे ऐसा ही लिखा। या तो आप यूँ लिख दो कोशी जनरल प्रिंसिपल, क्योंकि उसी की एक स्टेटमेंट से आ रहा है। कोशी जनरल प्रिंसिपल ही पढ़ाया ना मैंने अभी आपको। और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, तो मैंने भी ऐसे ही लिखा देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सेम स्टेटमेंट में भी ऐसा लिखा हुआ है कि ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, ऐसा ही लिखा है यहाँ पे, बस मैंने यहाँ पर नोटेशन चेंज कर दी, मैंने एस एन यूज़ कर लिया, इन्होंने ए एन यूज़ कर लिया। ठीक है, बाकी बात तो सेम ही है, यहाँ पर ए एन लिखा और मैंने एस एन लिखा, सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ तक आप इजीली रिजल्ट पे पहुँच जाओगे। ठीक है, उसके बाद इसकी एक और थ्योरम है, ये थ्योरम आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कन्वर्स जो पार्ट है ना वो आपकी क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, कोई भी सीरीज़ अगर कन्वर्जेस है, मतलब अगर वो कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट को, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर कन्वर्ज कर रही है तो आप कह सकते हो कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन 0 के इक्वल होगा। अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन 0 के इक्वल है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, लेकिन तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे कि अगर आपके पास सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस है, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसको पहले हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखना। अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन 0 के इक्वल आ रहा है तो आप यूँ नहीं कह सकते कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, देखो अगर मैंने ए एन लिया 1/n, ठीक है, अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सॉरी ए एन करोगे, इसका मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। लेकिन ये जो सीरीज़ है ना ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट कैसे नहीं है, मैं इसका भी आपको प्रूफ दूंगी आगे चल के, क्योंकि वो टेस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप मान के चलो कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, और इसका प्रूफ
मैं आपको आगे चल के दे दूँगी कि कैसे नहीं है ये कन्वर्जन, ठीक है। लेकिन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन क्या आ रहा है 0, लेकिन सीरीज़ तो कन्वर्ज नहीं कर रही। तो ये जो आपके पास थ्योरम है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन अगर 0 के इक्वल है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके पास सीरीज़ जो है वो क्या है, कन्वर्जेस है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो, आपको क्या लेना है, एस एन डिनोट द पार्शियल सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़। ये जैसे मैंने आपको ऊपर वाली थ्योरम में कराया था सेम आपको वैसे ही एस एन लेना है। एस एन ले रहे हो तो आप एन तक लिखोगे, एस एन माइनस वन ले रहे हो तो आप ए एन माइनस वन तक लिखोगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एस एन माइनस वन, तो हमें क्या मिलेगा, ए एन मिलेगा, सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी ना, केवल ए एन बचेगा। अब स्टेटमेंट में हमें गिवन तो ये था कि सीरीज़ हमारी कन्वर्ज कर रही है और हमें ये प्रूव करना था, है ना। हमें क्या गिवन था कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है और ये हमें प्रूव करना था। तो हमने माना कि हमारे पास जो सीरीज़ है ना वो एस को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। गिवन ये कन्वर्ज कर रही है तो किसी नंबर को ही करेगी ना, वो नंबर हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। अब देखो, अगर सीरीज एस को कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी किसको कन्वर्ज करेंगे, एस को, इसलिए ये दोनों सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ही तो है, ये दोनों भी किसको कन्वर्ज कर जाएंगे, एस को। ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको 3.1 में बताया था कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस को कन्वर्ज करता है तो सीरीज भी एस को कन्वर्ज करेगी, अगर सीरीज एस को कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी एस को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। फिर हमने क्या करा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी करा दिए बोथ साइड। इधर कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इधर आप इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो आपको क्या मिल रहा है, एस। इसको आप इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो क्या मिलेगा, एस। तो एस माइनस एस क्या हो गया, 0। दस इफ, अब हमें क्या पता लगा, हम लेके चले थे कि ए एन कन्वर्जेस है और हमने क्या प्रूव कर दिया, देन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू 0। तो हो गई हमारी थ्योरम प्रूफ। हम लेके चले थे कि ए एन एस को कन्वर्ज कर रही है और क्या प्रूफ कर दिया कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन क्या है, 0 के इक्वल, ठीक है। इज द कन्वर्स ट्रू क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, इफ़ नोट शो बाय एन एग्जाम्पल। अगर नहीं है तो आपको एक एग्जाम्पल से शो करना है, तो वो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आपको सीरीज़ का प्रूफ, इस थ्योरम का प्रूफ केवल यहीं तक करना है, यहाँ तक का प्रूफ केवल यही है कि अगर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप अपना एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1 है जो, एक बार ये रिमार्क और पढ़ो क्योंकि इस रिमार्क से ही आपके क्वेश्चन होंगे। ये इस थ्योरम का रिमार्क है, ठीक है। द अबाउ थ्योरम इज नॉट यूजफुल फॉर दो सीरीज फॉर विच एन ए एन टेंड्स टू 0। ये उन सीरीज के लिए यूजफुल नहीं है जो 0 को कन्वर्ज कर रही है, बट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर दो सीरीज वेयर ए एन डज नॉट टेंड्स टू 0। लेकिन उन सीरीज के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो 0 को कन्वर्ज नहीं कर रही। दस इफ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू 0 है तो ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इससे आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन 0 को कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। अगर कर रही है तो आप कुछ नहीं कह सकते वहाँ से, ठीक है, वो फिर फेल हो जाता है, आप वहाँ से कुछ नहीं कह सकते अगर वो 0 कन्वर्ज कर रही है। लेकिन अगर आपकी सीरीज़ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी करने पर नोट 0 आ रही है तो आप कह सकते हो कि सीरीज़ आपकी नोट कन्वर्जेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है आपका, शो करना है आपको कि ये जो सीरीज़ है ये नोट कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्ज नहीं कर रही। तो आप कैसे करोगे, देखो अगर मैं ए एन लूँ, ए एन मुझे क्या गिवन है, एन अपॉन 2n + 1, ठीक है। मैंने क्या किया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन सॉल्व किया। मैंने क्या करा, नीचे से एन को कॉमन लिया, एन को कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 + 1/n। देन मैंने क्या करा, एन से एन कैंसिल, लिमिट एन टेंड्स टू क्या कर दिया, इन्फिनिटी, तो क्या मिलेगा, 1/2 + 1/n। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया हमारे पास, 0। ये क्या आ गया, 1/2, और 1/2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, यानी मुझे क्या मिला, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो मैं क्या कह दूंगी, देन द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इसी थ्योरम से आया, ये वाले से, ठीक है।
इसके दिमाग से कि अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी सीरीज़ कन्वर्ज नहीं कर रही, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस रिमार्क का यूज़ किया और इसी रिमार्क से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। एक और एग्जाम्पल देखो ऐसा, एग्जाम्पल 2 देखो इसका, इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 2। पहले एग्जाम्पल 2 से पहले नोट देखो, नोट क्या है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू 0 है देन द पॉजिटिव टर्म सीरीज डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी को। ठीक है, और अगर ए एन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन 0 के इक्वल आ जाता है तो आप फिर कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आप क्या कह दोगे कि वो डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को, लेकिन कब? पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब ये पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है ना, इसकी भी एक डेफिनेशन है जो भी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, पहले वो देख लो। A series an for which an greater than 0 for all n is called the positive series of positive terms। ठीक है, अल्टरनेटिवली का मतलब क्या है, इसकी दूसरी डेफिनेशन दी है कि इफ ऑल द टर्म ऑफ द सीरीज आर पॉजिटिव, सारी की सारी टर्म्स कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, तो वो सीरीज आपके पास क्या हो जाती है? पॉजिटिव टर्म्स, मतलब उसमें कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, अगर मैं एक सीरीज लेती हूँ, मैंने एक सीरीज़ ली ए एन इस तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है, या फिर चलो n तक ही ले ली, तो इसमें सारे के सारे नंबर मैंने कैसे लिए? पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए एन को लूँ 1 - 1 + 3 - 4 इस तरीके से, तो ये तो नहीं है ना पॉजिटिव टर्म सीरीज, नॉट अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं है। पॉजिटिव टर्म सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सीरीज है उसकी सारी की सारी टर्म्स कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल 2 देखो इसका। एग्जाम्पल 2 में आपको शो करना है कि ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट होगी। अब देखो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, कैसे? क्योंकि पूरी प्लस में आएगी, कोई नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसमें नहीं आ सकता ना। आप एन को कुछ भी पुट करो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि n 1 से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव तो आ नहीं रहे। जब n पॉजिटिव है तो फिर उसका डिवीज़न भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हमें शो करना है ये डाइवर्जेंट है, कैसे शो करेंगे? इससे हम देखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन क्या है? नॉन ज़ीरो, तो ये जो सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म है ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी इन्फिनिटी को। ठीक है, तो देखो इसको, ये तो आप इजीली कर लोगे, इसके जैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया। एग्जाम्पल 3 देख लो। एग्जाम्पल 3 में आपको शो करना है कि ये जो सीरीज़ है ना ये डाइवर्जेंट है। ठीक, एग्जाम्पल 3 में इस सीरीज़ को डाइवर्जेंट शो करना है, तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास सीरीज़ क्या गिवन है? ए एन जो गिवन है वो क्या गिवन है? 1/n² रेज़ टू पावर 1/n। ठीक है, मुझे क्या शो करना है? कन्वर्ज नहीं कर रही, इसका मतलब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। लेकिन पहले मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, वो कैसे? मैंने लेट किया y = 1/n² रेज़ टू पावर 1/n। फिर मैंने क्या करा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये मैंने आपको एडवांस कैलकुलस के चैप्टर 3 में बताया था। 1/n, अब लॉग के केस में हमारे पास क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, 1/n log ऑफ 1/n²। ठीक है, अब पहले इसको n के लिए प्रूफ कर लो। सॉरी गलत हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हमें y किसे लेट करना है? लेट y = n रेज़ टू पावर 1/n, मतलब जो इसके डिनोमिनेटर में है ना, इसको आप क्या लिखोगे? 1 की पावर 1/n तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? 2/n, ऐसे हो जाएगा ना ये। तो इस चीज़ को लेके चल रहा है, ये 2 की जगह 1 पुट कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखना आगे कि आप फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। तो ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है ना उसको वायलेट कर लिया, इसको वायलेट करोगे तो जैसा मैंने आपको एडवांस कैलकुलस में भी सॉल्व कराया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लोगे, ये क्या हो जाएगा? log y पावर आगे log n, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? log y log n/n। ठीक है, लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपको क्या मिलेगा, देखो इधर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, log y को एज इट इज़ रखो क्योंकि इधर तो n है ही नहीं, है ना, तो इधर तो n का वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर आप n को इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो ये क्या बनेगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इस टाइप की फॉर्म बनती थी तो आप क्या लगाते थे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर इसका भी डिफरेंट डेरिवेटिव और इसका भी, log n का क्या होगा 1/n का क्या होगा 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log y, यहाँ पर क्या हुआ समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, और इधर n का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n प्रेजेंट नहीं है, तो log y किसके इक्वल हो गया 0, तो y किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। टेकिंग e ऑन बोथ साइड, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 जब आप n को इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, मैं ऐसा लिख सकती हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर 1/n किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, n की पावर 2/n है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/n की स्क्वायर और फिर उसकी पावर 1/n की पावर 1/n और फिर उसकी स्क्वायर, क्योंकि आप 1/n को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही चीज़ बन जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। फिर मैंने क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराना है, इन्फिनिटी टेंड कराने पे ये क्या बन रहा है 1, अभी अभी मैंने प्रूव किया है ना, तो ये 1 की पावर आप 2 करोगे तो भी क्या रहेगा 1, यानी नॉट इक्वल टू 0। अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an नॉट इक्वल टू 0 आता है, ये an था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंट, ये आपको शो करना था, ठीक है। तो अब आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी पे ही बेस्ड है, सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 इसी पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन 1 आपका हो जाना चाहिए, अगर क्वेश्चन 1 में किसी को कोई भी डाउट आता है तो उसको ग्रुप में सेंड कर देना।